जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र की इस श्रृंखला के अंतर्गत अपना जो विचार है वो सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ, जिसको लगभग 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने लिखा था, रचित किया था, उसको देखने का, समझने का प्रयास करने का है इस श्रृंखला में। तो आज से अपन सम्रांगण सूत्रधार उस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। राजा भोज मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है अभी, उससे लगभग 60 किलोमीटर दूर धार जिला है, उसको धारा नगरी भी कहते हैं, धारा नगरी। 10वीं शताब्दी के आसपास परमार वंश के राजा भोज, जिनको राजा धीराज कहते हैं, महाराजा धीराज कहते हैं, वो राजा भोज धार नगरी के राजा हुए। और भोजपाल, जिसको आजकल अपन भोपाल के नाम से जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसके आसपास की भी सारा जो क्षेत्र है वो राजा भोज के राज्य में रहा है, भोजपाल। उन्होंने अनेक धार्मिक स्थल का निर्माण किया, कई तालाब बनवाए और बहुत सारे कार्य राजा भोज के समय में हुए। इधर मालवा में कहावत भी प्रचलित है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और राजा भोज के संबंध में कई किंवदंतियां भी यहाँ मालवा के क्षेत्र में प्रचलित है। तो कैसे सिंहासन बत्तीसी की कहानी है, एक टिला है, वहाँ खुदाई होती है, विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, राजा उस पर बैठना चाहता है, एक एक पुतली एक एक कहानी कहती है। ऐसी अनेक कथाएं इस क्षेत्र में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज ने 84 से अधिक टेक्स्ट ग्रंथों की रचना की और लगभग सभी विषय के जो ग्रंथ राजा भोज ने रचित किए, लिखे, वो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर रहे। चाहे वो सरस्वती कंठाभरणम ग्रंथ हो, चाहे वो योग पर वृत्ति हो राजा भोज की, चाहे आयुर्वेद के ग्रंथ हो, चाहे ज्योतिष के ग्रंथ हो, चाहे वास्तु के ग्रंथ हो, राजा भोज ने जिन भी ग्रंथों की रचनाएं की है वो सब अपने अपने क्षेत्र में शिरोमणि ग्रंथ रहे। वास्तु के फील्ड में, वास्तु के क्षेत्र में राजा भोज ने 2 ग्रंथ लिखे मुख्य रूप से, जो शुद्धतः वास्तु के रहे। एक ग्रंथ का नाम है युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, और दूसरा ग्रंथ राजा भोज ने जो वास्तुशास्त्र पर लिखा उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। और ये जो सम्रांगण सूत्रधार है, ये अपने क्षेत्र में, वास्तु के जगत में सर्वोपरि ग्रंथ में इसकी गिनती होती है, सर्वोपरि। इस पर अनेक टीकाएं हुई, शोध कार्य हुए। डॉक्टर द्विजनाथ शुक्ल ने इस पर अपनी पीएचडी करी, डिलीट करी 1956 के आसपास। 10 भागों में, खंडों में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। बहुत सारा विस्तार से उन्होंने इस पे शोध कार्य किया। उन्होंने क्रम जरूर बदला। ये जो ग्रंथ के अध्याय हैं, 84 चैप्टर्स जो हैं, लगभग 8-9 हजार के आसपास इसमें श्लोक हैं, 84 चैप्टर्स हैं। तो डॉक्टर द्विजनाथ शुक्ल ने जब इस पर शोध कार्य किया तो उन्होंने इसके अध्यायों का क्रम भी थोड़ा सा बदल दिया। हालांकि वो संस्कृत के जगत में विद्वानों ने उसको बहुत अधिक स्वीकार नहीं किया क्रम बदलने को, पर फिर भी एक बहुत बड़ा
कार्य डॉक्टर द्विजनाथ शुक्ल ने किया कि पूरा उन्होंने ग्रंथ को प्रकाशित करवाया किया और बहुत कष्ट भी उठाए। उसके लिए आर्थिक रूप से भी बहुत उन्होंने कार्य किया इसको प्रकाशित करने में। उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ ग्रांट वगैरह भी मिली उनको। गणपति शास्त्री जी, श्रद्धेय गणपति शास्त्री जी ने भी इस पर कार्य किया। बड़ौदा से संभवतः पब्लिश हुआ, ओरिएंटल लाइब्रेरी से। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने भी इस पर कार्य किया, संपादित किया, एडिट किया। वो भी संभवतः बड़ौदा ओरिएंटल लाइब्रेरी से पब्लिश हुआ। उसके बाद जुगनू जी ने भी इस पर अपनी टीका लिखी, संभवतः 2011 के आसपास, वो भी प्रकाशित हुआ। और अपना तो कार्य इस पे सतत चलता ही रहा पिछले 20 वर्षों से, सन 2000 से। तो ये जो ग्रंथ है ये बहुत विस्तार में है। उत्तर भारतीय जो परंपरा है, शैली है, जो भवनों के प्रकार इस पे दिए हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं और वास्तु के सभी आयामों को, क्षेत्र को, डायमेंशंस को अपने अंदर ये ग्रंथ समेटे हुए, लिए हुए। तो इस ग्रंथ को अपन देखने का, समझने का प्रयास आज से आरंभ कर रहे हैं। इसमें 84 चैप्टर्स, 84 अध्याय हैं। सारे अध्यायों को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे वो अलग विषय, लेकिन अभी जो क्रम पहले से निर्धारित है, जो क्रम राजा भोज ने रखा है, उसी क्रम के आधार पर अपन इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इस ग्रंथ का पहला अध्याय महासमागमन है कि सब वो एकत्रित होते हैं। विश्वकर्मा जी हैं, सब एकत्रित हुए हैं। ब्रह्मा जी है, पृथु है, पृथ्वी है। उसके बाद दूसरा अध्याय विश्वकर्म पुत्र संवाद, कि विश्वकर्मा जी अपने पुत्रों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनको वर्क असाइन करते हैं। उसके बाद तीसरा अध्याय प्रश्न वर्ग, विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, और उनमें से एक पुत्र प्रश्न करता है वास्तु के संबंध में। लगभग 300 प्रश्न विश्वकर्मा जी से करते हैं, क्योंकि पहले अध्याय में क्या हुआ है कि ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी गई है और राजा पृथु भी गए। और राजा पृथु ये कहते हैं कि आपने कहा है कि मैं पृथ्वी पर जाकर रचना करूं, शासन करूं, और ये जो पृथ्वी है ये भागती है, डरती है मुझसे। फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी को समझाते हैं और राजा पृथु से कहते हैं कि तुम उचित प्रकार से ही दोहन करना, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात है वहां। और विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहते हैं कि आप जो है वो, आपने अमरावती का निर्माण किया, देवताओं के लिए सुंदर नगरियों का निर्माण किया, नगर का निर्माण किया, राजधानी का निर्माण किया। अब पृथ्वी लोक पर भी आप जाकर राजा पृथु की सहायता करो, ये ब्रह्मा जी कहते हैं विश्वकर्मा जी से। फिर दूसरे अध्याय में विश्वकर्मा जी अपने 4 पुत्रों को बुलाते हैं, मानस पुत्रों को, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित को, और उनसे कहते हैं कि अब इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। पृथ्वी पे जो निर्माण कार्य करना है, नगर नियोजन करना है, उसमें आप लोग मेरी सहायता करो। पुत्र बड़े गदगद होते हैं और कहते हैं हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आपने हमारा चयन इस हेतु किया, इस योग्य हमको समझा। फिर वो एक पुत्र प्रश्न करते हैं तीसरे अध्याय में, लगभग 100-300 प्रश्न हैं, और वो प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, कितने इस पे द्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितनी कंट्रीज हैं, कैसे राष्ट्र हैं, कहाँ के लोग कौन सा भोजन करते हैं, फिर भवनों के प्रकार का और तमाम सारा प्रश्न किया। वो पूरा का पूरा वास्तु का क्षेत्र है। वो 300 प्रश्नों के उत्तर ये सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ है।
जिनको वो 300 प्रश्नों के उत्तर आते हैं, वो स्थपति है, वो वास्तुशास्त्री। तो वास्तु का स्कोप कितना है ये अध्याय 3 में बताया। अध्याय 4 जो है वो महदादि सर्ग है। अध्याय 5 भुवन कोश है। अध्याय 6 सहदेवाधिकार ऐसा अध्याय। तो अध्याय 4 में, 5 में, 6 में ये वर्णन किया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पृथ्वी लोक बना कैसे, कितने प्रकार के जीव होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं, ये सारा वर्णन अध्याय 4 और 5 में। 6 में कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से विषय को विस्तार दिया है कि पहले जब कृतयुग था, सतयुग था, व्यक्तियों की चेतना जब सत्वगुणी थी तो देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे। पूर्ण चंद्र था, एक ही वर्ण था ब्राह्मण, एक ही तिथि थी पूर्णिमा, और सब तरफ आनंद था, जो इच्छा होती थी पूरी हो जाती थी। सत्वगुणी चेतना थी, सत्वगुण प्रधान चेतना थी। स्वर्ग में चले जाते थे, आ जाते थे। फिर जैसे जैसे चेतना के स्तर में गिरावट हुई, फिर वो भवन की आवश्यकता हुई। तो एक तरह से कह लो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है सहदेवाधिकार 6ठे अध्याय में। 7वें अध्याय में वर्ण और आश्रम व्यवस्था है। 4 वर्ण हुए, आश्रम बने, उन सबके कर्तव्य बताए, उनकी ड्यूटीज बताई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण बताए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम बताए, और उन सबके लक्षण भी बताए। 8वां अध्याय भूमि चयन हेतु भूमि की परीक्षा करना। 9वां अध्याय मेजरमेंट के लिए हस्त का वर्णन है। 10वां अध्याय टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है, पूर्वनिवेश। 11वां अध्याय वास्तु त्रय विभाग। 12वां नाड़ी आदि, शिरा आदि विकल्प। 13वां अध्याय मर्मवेद, और 14वां अध्याय है पुरुषांग देवता निघंटु आदि निर्णय। क्या बताया? पूर्वनिवेश के बाद बताया कि जब वास्तु की रचना करते हैं, नगर नियोजन करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, तो पूरे क्षेत्र को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, ग्रिड बनाते हैं। वास्तु पुरुष मंडल बोलते हैं अपन इसको। 64 पद वास्तु है, 81 पद वास्तु है, 100 पद वास्तु है, वृत्ताकार वास्तु है, सर्कल वाला। ये वर्णन है सम्रांगण सूत्रधार में, जो 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। उसमें सर्कुलर वास्तु का डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है, कैसे उसकी रचना करना, कैसे वास्तु पुरुष को बैठाना, कौन सा अंग किस भाग में आएगा। मर्म आदि में ये बताया कौन कौन से मर्म स्थान होते हैं, वहां स्तंभ नहीं बनाना, नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स उस जगह नहीं होना चाहिए। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन नाड़ी का, शिरा का, वंश का, मर्म का, ये सब अध्याय 12, 13, 14 इनमें अपने को प्राप्त होता है। फिर निघंटु यानी डिकोडिंग, निघंटु यानी डिकोडिंग, कि जो भी रहस्य है वास्तु पुरुष से संबंधित, उसका निघंटु 2 ग्रंथों में अपने को प्राप्त होता है। एक है सम्रांगण सूत्रधार, और दूसरा है भुवन देव आचार्य द्वारा रचित अपराजित प्रच्छा। ये जो 2 ग्रंथ हैं वास्तु के, इनमें अपने को निघंटु का वर्णन मिलता है, केवल इन 2 ग्रंथों। एक है अपराजित प्रच्छा, वो भी विशालकाय ग्रंथ है, और दूसरा आपका ये है सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज द्वारा रचित। इससे क्या होता है? इससे हमें वो 45 जो देवता हैं, वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित जो 45 देवता हैं, उनके गुण धर्म पता लगते हैं। वो एनर्जी की जो क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज हैं, वो हमको एट्रीब्यूट जिसको आप कहते हो, वो हमें ज्ञात होते हैं, वो हमें मालूम होते हैं। तो ये अध्याय है, 14वां अध्याय है। उसके बाद 15वां अध्याय है राजनिवेश। इसमें प्लेसमेंट का वर्णन है, कौन सा कक्ष कहां बनवाना। 16वां अध्याय है वन प्रवेश। इसमें घरों के लिए जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो कहां से लाना, कैसे लाना, वृक्ष का चयन कैसे करना, उसको कैसे सिलेक्ट करना। 17वां अध्याय है इंद्रध्वज निरूपण,
कि एक ध्वज बना के जो राजा होता है वो नगर में उस ध्वज को घुमाते हैं और उससे पता लगता है कि ये जो आगामी वर्ष है वो कैसा जाएगा। इसका अपना विधान है। जैसे अभी भी भारतवर्ष में वो 26 जनवरी को वो परेड होती है दिल्ली में, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो शत्रु पक्ष है वो भयभीत होता है। तो इसी प्रकार का कुछ वर्णन या इंद्र ध्वज विधानम नामक अध्याय में अपने को मिलता है। 18वां अध्याय है नगर आदि संज्ञा। अलग अलग प्रकार के जो नगर होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन है। मेन रोड्स कैसे होंगे, किस साइज के होंगे, नालियां कैसी बनेंगी, अलग अलग नगरों की संज्ञाएं क्या होगी, पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है। 19वां अध्याय चतुष्शाल विधानम है। 20वां अध्याय निम्न उच्चादि फल है। और उसके बाद के जो अध्याय हैं 21, 22, 23, उसमें एक शाला, द्विशाला, कई करोड़ प्रकार के ग्रंथों, घरों की संज्ञा, घरों के प्रकार, उसका वर्णन अपने को सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है, उनके नाम के साथ, उनकी संज्ञा के साथ। लाखों करोड़ों प्रकार के घर और उनकी क्वालिटीज, जिसको आप एट्रीब्यूट कह सकते हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका वर्णन सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में मिलता है। जैसे एक साल वाले जो भवन की बात करेगा, ध्रुव, धान, जयनन, खर, कांत आदि की 16 प्रकार के। फिर उसी के कॉम्बिनेशन से द्विशाला, 2 दिशा में जब कमरे बने हुए हों, द्विशाल भवन का वर्णन मिलेगा, त्रिशाल का मिलेगा, चतुशाल का मिलेगा। ऐसे 10 शाला वाले घरों का वर्णन, जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लाखों करोड़ों प्रकार के घर बनेंगे, कि वो घर के आगे एक अलिंद हो गया, बरामदा हो गया, फिर 2 बरामदे हो गए, कैसे उसकी संज्ञा बदल गई, कैसे उसका नाम बदल गया, कैसे उसकी क्वालिटीज बदल गई, ये सारा वर्णन अपने को सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। उसके बाद 24वां अध्याय द्वारपीठ भित्तिमान। 25वां अध्याय समस्त गृही संख्या कथन, कितने प्रकार के घर होते हैं उसका वर्णन है। 26वां अध्याय आयादी निर्णय है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इसका मान ज्ञात करना। आयादी के जो सूत्र हैं, फॉर्मूला है 26वें अध्याय में। 27वां अध्याय सभा का वर्णन है, 8 प्रकार की सभा होती है। 28वां गृह द्रव्य प्रमाण, इसमें मेजरमेंट, इसमें डायमेंशंस है, द्वार की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, चौखट की मोटाई है, तो गृह द्रव्य प्रमाण है। 29वां अध्याय है शयन आसन लक्षण, बेड है, पलंग है, कुर्सी है, उसका वर्णन है। 30वां अध्याय राजगृह, महल का वर्णन है। 31वां अध्याय यंत्र विधान, हवाई जहाज का वर्णन है, एरोप्लेन का डिस्क्रिप्शन है, पुतलियों का डिस्क्रिप्शन है। 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार, और उसमें एरोप्लेन का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। उसका फ्यूल क्या होगा, कैसा होगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ 31वें अध्याय में मिलता है। 32वां अध्याय गजशाला। 33वां अश्वशाला, जो वाहन है जिस पर राजा जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान, वो जो अश्व है, गज है, सेना के भी लिए कह लो, और एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कह लो, उसका डिस्क्रिप्शन है कैसे बनाना। 34वां अध्याय इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, प्रयोज्य अप्रयोज्य से रिलेटेड, कि सामान्य रूप से घरों में कैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट रखना चाहिए और किनका निषेध होता है। इसमें बताया कि हास्य रस और श्रृंगार रस, 2 ही रस का प्रयोग सामान्य रूप से घरों के लिए उचित है। फिर उसके बाद 35वां अध्याय शिलान्यास विधि। 36वां अध्याय बलिदान विधि, पूजन कह लो, कर्मकांड कह लो, हवन कह लो। 37वां अध्याय कीलक सूत्रपात, खूंटी लगाना।
38वां अध्याय वास्तु संस्थान मातृका। ये जितने भी आकार होते हैं, शेप्स होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। स्क्वायर की है, पेंटागन की है, हेक्सागन की है, ऑक्टागन की है, रेगुलर शेप है, सर्कुलर है। किस शेप के, किस आकार के क्या गुण होते हैं ये बताया। पूरे टाउन का यदि वो शेप है तो सारे जो लोग रहते हैं उनको वो क्वालिटी मिलेगी। कोई कॉलोनी का शेप है तो वो पूरी कॉलोनी उससे अफेक्टेड होगी। अभी मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग में भी, आर्किटेक्चर में भी शेप्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाते, उस स्तर तक, उस गहराई तक जाकर नहीं पढ़ाते हैं जैसा वर्णन अपने को यहाँ वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में मिलता है, सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। तो आकार, चाहे वो नगर का हो, घर का हो, ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्री का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, जैसा आकार होगा वैसे उसमें रहने वालों के गुण विकसित होंगे। जब विषय को गहराई में देखेंगे तो रंग, गंध, स्वाद, उससे कैसे व्यक्ति का नेचर अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, उस पर भी विचार करेंगे। तो यहां सम्रांगण सूत्रधार के 38वें अध्याय मातृका संस्थान विधान में, वास्तु संस्थान मातृका में ये बताया कि शेप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या गुण होते हैं। उसके बाद 39वां अध्याय 39 चैप्टर है द्वार गुण दोष की। जो मेन गेट होता है उसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे दोष हो तो क्या उसका दुष्परिणाम होता है, इसका डिस्क्रिप्शन है। 40वां अध्याय पीठमान, प्लिंथ की बात है। 41वां अध्याय चय विधि, ये जो ईंट होती है और उसकी जो चुनाई करते हैं, तो वो चुनाई में कैसे 20 प्रकार के गुण हो सकते हैं या होते हैं, और उसी चुनाई में यदि दोष हो तो कौन से 20 प्रकार के दोष होते हैं, 20 टाइप्स के दोष होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। ये सम्रांगण सूत्रधार में दिया है कि जॉइनरी जो है या जो मेसनरी वर्क है उसको कैसे करना, उसका डिस्क्रिप्शन है। 42वां अध्याय है शांति कर्म विधि, कि वास्तु दोष हो तो उसको कैसे दूर करना, उसका एक सशक्त उपाय है शांति कर्म विधि। 43वां अध्याय द्वार भंग फल। 44वां अध्याय स्थपति लक्षण, जो वास्तुशास्त्री है, स्थपति है, वो किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए, शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील, कौन कौन से शास्त्रों का उसको ज्ञान होना चाहिए, कैसे वो कर्म में कुशल होना चाहिए, कैसे उसकी चेतना, दृष्टा कह लो, साक्षी कह लो, उस स्तर तक की होना चाहिए, और आचरण से शील होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे लक्षण या स्थपति लक्षण में बताए। 45वां अध्याय है अष्टांग लक्षण। 46वां तोरण भंग आदि। 47वां वेदी लक्षण। 48वां है गृह दोष निरूपण, घर में कौन कौन से दोष होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सम्रांगण सूत्रधार एक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तु के सभी आयामों को अपने अंदर समेटे हुए, नंबर 1, और किस प्रकार का दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होते हैं ये हमको पता चलता है, और उसको दूर करने के क्या उपाय है, ये सारा डिस्क्रिप्शन सम्रांगण सूत्रधार में अपने को प्राप्त होता है। 39वां अध्याय रोचक आदि प्रासाद लक्षण, अनेक प्रकार के जो प्रासाद होते हैं, महल होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या संज्ञाएं हैं और किस प्रकार उनको बनाते हैं, अब वो वर्णन आरंभ होता है। 50वां है प्रासाद शुभ अशुभ लक्षण। 51 है आयतन निवेश। 52 है प्रासाद जातियां। 53 है जघन्य वास्तु द्वार। 54 है प्रासाद द्वारमान। 55, 56, 57, 58, 59, 60, यहां तक अपने को वर्णन मिलता है मंदिरों का, प्रासाद का। उसके बाद द्राविड़ प्रासाद है। 65 में भूमिज प्रसाद है। 80 जो अध्याय नहीं 66 66वां जो है वो मंडप लक्षण है। और ये मंडप लक्षण 27 प्रकार के जो मंडप है 67वें अध्याय में, उन्हीं मंडप का वर्णन अपने को विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में भी प्राप्त होता है।
उसके बाद जगती है, चित्रोद्देश्य है, फिर इंटीरियर से रिलेटेड 71 चैप्टर है चित्रोद्देश्य भूमिबंध। फिर उसके बाद 76वां अध्याय है प्रतिमा लक्षण। और उसके बाद वैष्णववादी पंचपुरुष दृष्टि और पताका आदि चतुष्षष्टि हस्त लक्षण, मुद्राओं का वर्णन। यानी ये पूरा प्रतिमा विज्ञान से रिलेटेड बाद के चैप्टर्स हैं, ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो इस प्रकार से सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के अंदर घरों का वर्णन है, मंदिर का वर्णन है, प्रासाद राजमहल का वर्णन है, प्रतिमा का वर्णन है, इंटीरियर डेकोरेशन का डिस्क्रिप्शन है, मेजरमेंट्स हैं, आयादी है, द्वार है, डिफेक्ट्स है, दोष हैं और दोष दूर करने के उपाय। तो आज के पाठ में अपन ने संक्षेप में, सारांश में पूरा एक ओवरऑल व्यू देखने का प्रयास किया सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ को। आगामी पाठ में अपन ये अध्याय 1 से उसको आरंभ करेंगे। अभी एक तरह से ये परिचय था, इंट्रोडक्शन था। उसमें अपन ने ये देखा कि सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा रचित एक ग्रंथ है। राजा भोज ने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की और प्रत्येक ग्रंथ अपने क्षेत्र में शिखर पर रहा। वास्तु के क्षेत्र में राजा भोज ने 2 ग्रंथ की रचना की, एक है युक्ति कल्पतरु और दूसरा है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार में 84 चैप्टर्स हैं और करीब करीब 8000 से अधिक श्लोक है। विशालकाय ग्रंथ है और सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, उससे ग्रंथ का आरंभ है। और संक्षेप में हमने सारी विषय वस्तु को देखा, समझा, जाना। आगामी पाठ में महासमागमन जो प्रथम अध्याय है उससे अपन ग्रंथ को आरंभ करेंगे। तभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।